हेलो गाइस, वेलकम इन ऑल अबाउट एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं। 25 से 30 जी के उस पार्ट के उस सेक्शंस के क्वेश्चंस जिसमें हम लोग साइंस कहते हैं। साइंस सेक्शन के, चाहे वो यहाँ पे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी को यहाँ पे समाहित करते हुए लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस देखेंगे। और ख़ासकर ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे बिहार एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, भी मेंस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही मॉडल को क्वेश्चन और यहाँ पे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आगे देखने वाले हैं डेली बेसिस पे। और साथ ही दरोगा के आपके चाहे मेंस या पीटी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके यहाँ पे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें हम लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगभग 25 से 30 लाएंगे और इसे आपको देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बिहार एसएससी, एसआई, साथ ही रेलवे के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं दिसंबर में, उस एग्ज़ाम में भी ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस। तो खासकर ये बिहार एसएससी के यहाँ पे पॉइंट से बनाया गया क्वेश्चन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ लगभग 30 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हुए देखेंगे। 25 से 30 क्वेश्चंस, कभी कभी बिहार एसएससी मेंस में 25 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन, कभी 30 से 32 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बिहार एसएससी का यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और बिल्कुल आप यहाँ पे बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम इसमें इतने क्वेश्चंस करा देने वाले हैं कि आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पूरे डिटेल के साथ हम लोग ऑप्शन के साथ यहाँ पे खेलते हुए सभी क्वेश्चन को डिटेल में हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए और पूछ रहा है कि कौन इसमें यहाँ पे परमाणु सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जॉन डल्टन, दूसरा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आप ऑप्शन यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ कि सबसे पहला ऑप्शन है जॉन डल्टन। तो जॉन डल्टन साहब भी परमाणु संरचना से संबंधित है। अब परमाणु संरचना सिद्धांत से कैसे संबंधित है, तो जॉन डल्टन ने ही 1800 में, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे सभी साइंटिस्ट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। 1800 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का विकास किया था। तो इन्होंने जो यहाँ पे परमाणु का यहाँ पे थ्योरी देने का काम किया था, तो इसलिए जॉन डल्टन यहाँ पे परमाणु संरचना सिद्धांत से संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी एक तरह से कह सकते हैं कि परमाणु संरचना से संबंधित रहे हैं। तो वे कैसे रहे, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही यहाँ पे रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज इन्होंने इनके द्वारा की गई थी। और 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने यहाँ पे यह सिद्ध किया कि परमाणु में एक केंद्रीय नाभिक होता है। और इन्होंने ये भी कहा था कि प्रोटॉन और नाभिक की खोज भी इनके द्वारा ही की गई थी। तो ये कह सकते हैं कि ये भी संबंधित है। तो जॉन डल्टन भी हो गए, रदरफोर्ड भी हो गए। अब तीसरा ऑप्शन है नील्स बोर। तो नील्स बोर भी परमाणु सिद्धांत से संबंधित रहे हैं। अब नील्स बोर कैसे रहे हैं, तो नील्स बोर ने ही रदरफोर्ड के यहाँ पे, रदरफोर्ड ने जब परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, उसके बाद नाभिकीय परमाणु मॉडल का विकास यहाँ पे बोर के द्वारा किया गया था। तो कह सकते हैं तीनों संबंधित है और ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी यहाँ पे परमाणु संरचना सिद्धांत से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है 4 धातु यहाँ पे दिया गया है, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और आयरन। अब फ्रेंड्स, जो आप बेसिक इक्वेशन नहीं जानते हो कि धातु के पहचानने का नियम क्या है, तो धातु के अंत में म लगा रहता है, एम या फिर म। देख सकते हैं पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और आयरन। तो आयरन कहिएगा तो आयरन का इसका साइंटिफिक नेम होता है फेरम। तो फेरम में देखिएगा तो लास्ट एम लगा हुआ है, तो ये भी हो गया जाता है धातु। अब पूछ रहा है इन चारों धातु में, पूछ रहा है कि इन धातु के, जो ऑप्शन दिया गया है, इस कौन से धातु के यौगिक कुछ शीशे हो गए तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अब कैसे, तो पोटेशियम के कई महत्वपूर्ण यौगिक, यहाँ पे पोटेशियम से कई सारे यौगिक का निर्माण होता है, जैसे कि साबुन हो गया, अपमार्जक हो गया और ड्रेन क्लीनर जैसे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पोटेशियम यहाँ पे है, तो पोटेशियम से संबंधित एक क्वेश्चन है। पोटेशियम यहाँ पे कार्बोनेट का, पोटेशियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है KHCO3। अब पोटेशियम कार्बोनेट का यहाँ पे व्यापारिक नेम जो है, इसका फेमस नेम है पर्ल एस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पर्ल एस यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है KHCO3 को।
अब यहाँ पे कैल्शियम, एल्यूमिनियम और आयरन आप जानते होंगे, आगे ये मिलेंगे तो आगे हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। थर्ड क्वेश्चन, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो इसमें से कौन से ऐसे तत्व है जिसका जो है परमाणु भार होता है वो स्टैंडर्ड रूप में लिया जाता है, मानक के फॉर्म में लिया जाता है। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। अब क्यों? तो कार्बन को ही यहाँ पे किसी भी तत्व के जब परमाणु द्रव्यमान को निकाला जाता है तो उससे कार्बन 12 से कंपैरिजन करके ही, इसी कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान से ही कंपैरिजन करके निकाला जाता है। अब जो कार्बन 12 होता है, कार्बन के तत्व के दो अस्थायी आइसोटोप्स में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, आप जानते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 98% से भी ज़्यादा होता है। तो ये इसीलिए कार्बन 12 का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन 12 की बात करें तो इसमें जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसके परमाणु संख्या कार्बन यहाँ पे देख दिया गया है। तो इसमें 6 प्रोटॉन हो गए, 6 न्यूट्रॉन हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके परमाणु संख्या 6 हो जाती है और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 12 है। तो इसी को यहाँ पे यूज किया जाता है किसी भी तत्व को कंपैरिजन करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो ये आप जानते होंगे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो कौन कौन से? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, जिनमें H1 हो गया, देख सकते हैं H1, H2 और H3। अब H1 को क्या कहते हैं? तो H1 को प्रोटियम कहते हैं, H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं और H3 को ट्रिटियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। 55 नंबर क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क होता है, यूरेनियम का ही अयस्क पिच ब्लेंड होता है। तो पिच ब्लेंड की बात करें तो यह खनिज है जिसमें यूरेनियम तत्वों की ऑक्साइड UO2, देख सकते हैं UO2 एंड UO3 समाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व। तो मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज होता है, उसमें कई सारे यहाँ पे धातु और कई सारे तत्व मिले रहते हैं और उसमें पूछ रहा है कि जो सबसे उच्चतम अनुपात होता है किसका होता है। तो पिच यहाँ पे एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में सबसे ज़्यादा जो अनुपात होता है वो तांबा का होता है। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की बात करें तो कांसे का ये एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज भी कांसे का ही एक मतलब ब्रॉन्ज का ही एक प्रकार का प्रकार है, जिसमें एल्यूमिनियम मुख्य धातु के रूप में, कॉपर जो एल्यूमिनियम होता है वो मुख्य धातु के रूप में रहता है और इसे कॉपर में मिलाया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज मिश्र धातु में एल्यूमिनियम की मात्रा 9 से लेकर के 12%, 9 से लेकर के 12% तक होता है एल्यूमिनियम की मात्रा। और आयरन तथा निकेल की मात्रा भी 6% से अधिक होती है। तो देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे आयरन हो गया, निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस सब से मिल करके बना होता है। और बाकी जो शेष भाग होता है वो कॉपर यानी कि तांबा ही होता है, मतलब ज़्यादातर ही तांबा इसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन, अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था। तो अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे कह सकते हैं कि यूरिया ही प्रयोगशाला में भी बनाया गया था। और यूरिया की बात करें तो 1828 ईस्वी में जो यहाँ पे बोहलर जी ने 1828 ईस्वी में, ईस्वी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम इंपॉर्टेंट है, बोहलर जी रसायन, ये एक केमिस्ट थे, फ्रीडिश केमिस्ट, जिनका नाम था फ्रीडिश बोहलर। इन्होंने प्रयोगशाला में ऊष्मा द्वारा अमोनिया साइनेट का यहाँ पे उत्पादन किया था। और अमोनिया साइनेट ये एक अकार्बनिक यौगिक था और इस प्रकार इन्होंने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का भी निर्माण प्रयोगशाला में करने का काम किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु यहाँ पे क्या प्रयुक्त किया जाता है, क्या उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केन। एल्केन ग्रुप के जो यहाँ पे कह सकते हैं तो होते हैं, उनका ही प्रयोग किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस आउट है और एक क्वेश्चन का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहल समूहों की संख्या कितनी होती है। तो ये सब देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहल समूहों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें दो ग्लिसरॉल में जो होते हैं 2 प्राथमिक और 1 द्वितीयक एल्कोहल समूह होता है। अब सामान्यतः आप जानते हैं कि जो प्राथमिक यहाँ पे ग्लिसरॉल होता है CH2OH, और इसकी तुलना जब की जाती है CHOH से तो ये प्राथमिक हो जाता है और ये द्वितीयक हो जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो सबसे पहले उसमें उसमें क्या यहाँ पे उसका प्राथमिक उत्पाद होता है, क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। इसमें प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें प्राथमिक उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों प्रकाश संश्लेषण में के उत्पादक होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों ही प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद होते हैं। और यही जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये यहाँ पे ग्लूकोज के रूप में, शुगर ग्लूकोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में कौन तीनों को समाहित करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे पारितंत्र। पारितंत्र की बात करें तो ये पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है। और इकोसिस्टम आप नहीं जानते तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बता रहा हूँ कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो सजीव, सूक्ष्म जीवों और अवयव जो होते हैं या फिर निर्जीव घटक होते हैं का एक समुदाय होता है। ये एक पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम, जो पूरा आपका इकोसिस्टम जो बनता है वो, या फिर जो यहाँ पे छोटे छोटे जीव हो गए या फिर सजीव जीव या फिर निर्जीव पेड़ पौधे, सभी चीज़ को मिला करके एक पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र बनता है। और जिसमें सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन जो जैव अजैव घटकों को ऊर्जा प्रवाहन और पोषण चक्र के बीच एक कड़ी माना जाता है। जिससे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि हाँ, एक पारितंत्र बनाने का काम करते हैं। एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंडेंट रहता है, दूसरा जीव तीसरे पर डिपेंडेंट रहता है, तीसरा चौथे पर डिपेंडेंट रहता है। अब यहाँ पे ये एक तरह का पारितंत्र होता है और इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर पारितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। मशरूम क्या है? तो यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक तरह का यहाँ पे कवक है। इसका आंसर हो जाएगा कवक। मशरूम, यहाँ पे मशरूम से तात्पर्य है कि आपका फफूंदियों के बीजों से युक्त गूदेदार और रंध्रयुक्त तने से ही जो भूमि पर या अन्य नमयुक्त स्थानों पर पाए जाते हैं मशरूम कहलाते हैं। मशरूम के तने जो होते हैं, मशरूम को तने वाले या फिर तनाविहीन गिल्ड फंगी के रूप में वर्णित किया जाता है। मशरूम की कुछ किस्में खाने के प्रयोग में लाई जाती हैं, आप सब जानते होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। यह प्रकंद का उदाहरण है, इसमें से कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अदरक। अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है। अब बाकी ऑप्शन आप जानते होंगे, बेहद इजी क्वेश्चन है। सिक्स देख सकते हैं जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो सबसे जोर से बोलने वाला नीली व्हेल हो गई। यहाँ पे जो ब्लू व्हेल होती है सबसे तेज यहाँ पे इसका साउंड रहता है। और इसके साउंड की बात करें तो लगभग 188 डेसिबल, यहाँ पे 188 डेसिबल साउंड तक यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये देख सकते कितना साउंड ज़्यादा होता है। इसी कारण यहाँ पे समुद्र में ये दूर ही रहती है, तो यहाँ पे जो शिकारी होते हैं या फिर नाविक होते हैं वो पता लगा लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण या फिर श्वसन का जो सामान्य उत्पाद होता है वो आपको यहाँ पे जल हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया और जल का निर्माण करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। अब श्वसन क्रिया की बात करें तो श्वसन क्रिया भी यहाँ पे देख सकते हैं। श्वसन क्रिया जब होती है इसमें, तो श्वसन क्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो यहाँ पे ग्लूकोज होता है उसका अपघटन या फिर कह सकते हैं कि चयन उसका होता है। और अपघटन होने के बाद जब इसका ग्लूकोज C6 होता है, H12O6, अब इसका जब घटन होता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, आप सब जानते हैं, H2O बनता है और बहुत सारी ऊर्जा यहाँ पे ATP फॉर्म में विमुक्त होते हैं। तो ये इसका रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर आप लोग देख लिए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा जल, 4th नंबर आंसर। नेक्स्ट देखिए 67। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो देख सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है पूछ रहा है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण थायराइड है। यहाँ पे बाकी सब एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। थायराइड की बात करो, थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। जो थायराइड होती है ये शरीर के द्वारा जल प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करने का काम करती है। मेन थायराइड का जो काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना तथा शरीर के अन्य संवेदनशील हार्मोन्स को नियंत्रित भी करने का काम थायराइड करती है।
अंतःस्रावी ग्रंथि के कुछ उदाहरण है जिससे आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, उसमें कुछ उदाहरण जैसे कि थायराइड हो गया, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर पीयूष ग्रंथि का नाम आप सुने हो जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि भी एक तरह का अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर पीनियल ग्रंथि जिसका नाम आप जानते होंगे, जो टाइम कंट्रोल करता है, सब टाइम मैनेजमेंट करता है। एक फिर पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज हो गया। फिर पैनक्रियाज के बाद टेस्टीज हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। ये सब एक तरह से कह सकते हैं अंतःस्रावी का उदाहरण है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? कौन सा अंग होता है जो पित्त का स्राव करता है? तो पित्त को स्राव करने का काम लीवर के द्वारा किया जाता है और ये पित्त अंत में जाकर के गॉल ब्लैडर में यहाँ पे पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। तो स्रावित कौन करता है? तो यकृत करता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तब जाकर के इसमें से कौन सी तकनीक का यहाँ पे हो पाना संभव होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टीकाकरण, वैक्सीनेशन। सॉरी, वैक्सीनेशन। यहाँ पे जब वैक्सीनेशन की खोज हुई थी तो उसके पहले यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था। इसी के आधार पर वैक्सीनेशन का यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन की खोज हुई थी वो वैक्सीनेशन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न का कारण विषाणु है। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कौन से जो है किसका कारण विषाणु को बताया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, पहला है टेटनस, दूसरा है कुष्ठ रोग, तीसरा है रैबीज और चौथा है प्लेग। तो इसका आंसर हो जाएगा रैबीज। रैबीज विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, गति का अध्ययन कहलाता है। तो गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक्स अंतर्गत ही हम लोग गति के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत का सिद्धांत मैक्स प्लैंक यानी कि ऑप्शन 3 के द्वारा, सर आइजैक न्यूटन के बारे में बता दिया हमने और आइंस्टीन के बारे में हमने पीछे देख लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है। तो सब अत्यधिक तापक्रम मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार यहाँ पे किसी न किसी एग्जाम में ये लगभग पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर हमेशा याद रखिए कि इसका आंसर हो जाएगा पैरोमीटर। पैरोमीटर क्या है? तो पैरोमीटर एक तरह का थर्मामीटर का ही प्रकार है, लेकिन यह लगभग कह सकते हैं कि उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तक के ताप को ये मापने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्स की इकाई है। लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स किसकी इकाई है? ये बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लक्स जो होता है प्रदीप्ति की इकाई होती है। लक्स की बात करें तो लक्स बत्तियों और प्रकाशमान वस्तुओं में उर्जित प्रकाश को मापने का काम करता है और उसका एसआई यूनिट है। प्रदीप्ति का यह एसआई यूनिट है लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑप्शन आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं, सबको इधर उधर ऑप्शन में किया गया है लेकिन आपको याद रखना है 776 और कभी कभी 735 भी दिया रहता है। तो 776 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो एक अवतल दर्पण की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक तरह का अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये आपका फोकस हो जाता है, ये आपका सी हो जाता है वक्रता केंद्र। और पूछ रहा है कि वस्तु एवं, जब एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु यहाँ वस्तु पर भी यहीं पर भी है और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो इसका इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है। देख सकते हैं ये आप जानते होंगे क्योंकि रे जब यहाँ से जाएगा यहाँ से पास करेगा और फिर एक दूसरा रे भी जाएगा तो यहीं से पास करेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? तो नीचे उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन वस्तु के समान आकार का बनता है, उल्टा यहाँ पे नहीं दिया लेकिन वस्तु के समान आकार का बनेगा और नीचे बनेगा। आपने देखा कि वक्रता केंद्र के ऊपर रखा गया है तो वक्रता केंद्र के नीचे इमेज बन रहा है और बिल्कुल इक्वल इमेज बनेगा। तो इसका ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा गति का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम तपावली वस्तु से
किसी उच्च ताप वाली वस्तु का ऊष्मा हस्तांतरण नहीं की जा सकती है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सेकंड नियम। तो सेकंड नियम में क्या होता है, तो ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम होता है उसके अनुसार ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम जो होता है ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। ये खास बात होती है जो डायरेक्शन ऊष्मा की डायरेक्शन को बताता है कि ऊष्मा किधर से किधर जाएगी। और ऊष्मा की जो जब ये डायरेक्शन व्यक्त करता है तो जब सिस्टम होता है सिस्टम पर बाह्य कार्य किए बिना ऊष्मा को स्वतः ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र में प्रभावित नहीं किया जा सकता है। ये सेकंड नियम है। मतलब कि जो ऊष्मा होती है ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ नहीं प्रवाहित करेगी स्वतः, बल्कि उसमें बाहर से कोई इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा तब जा करके ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके बराबर होती है। तो एक जो जेट वायुयान होता है उसकी ध्वनि कितने के बराबर होती है, तो ये लगभग यहाँ से कह सकते हैं कि 100 डेसिबल तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर का होता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, mm है, cm है, नहीं होगा। अब ये देखिए यहाँ पे 10⁻⁷ cm, इसको चेंज कीजिएगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 10⁻⁷ आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन को देख सकते हैं। और सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन जब होता है तो यहाँ पे कई हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन लगभग मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं। जनजाति संथाल, अब ये देख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है जीके क्वेश्चंस। अब कह सकते हैं हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था 51 से और 80, मतलब लोग लगभग 30 क्वेश्चंस आपके इस बार इस सेट में पूछे गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि मतलब आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको 30 क्वेश्चन से के आसपास में आपको पूछे जाएंगे। ये बिहार एसएससी मेंस का जो सेट था। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो के साथ।